नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। कल हमने देखा था प्लेटो का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हमने देखा था कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का प्रतिपादन किया था और इस आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत को बनाया। उसने अपने चिंतन में न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया और प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक का दूसरा नाम कंसर्निंग जस्टिस रखा। इस प्रकार आदर्श राज्य की रूपरेखा प्लेटो ने तैयार की। उसका प्रमुख आधार न्याय ही है। प्लेटो के समस्त राजनीतिक चिंतन का मूल उद्देश्य ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना था जो व्यक्तिगत कमजोरियों, अस्थिरता, राजनीतिक स्वार्थों से मुक्त हो और ऐसा सक्षम, स्थिर, व्यवस्थित राज्य हो जिसमें वहाँ की प्रजा सुख से रहे। और इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए वह न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जो राज्य को एकता प्रदान करे, नागरिकों को अपने स्वार्थों से बचाए, कार्यों का विशिष्टीकरण हो जिससे राज्य में स्थिरता आए। गेटेल इस संबंध में लिखते हैं कि न्याय की धारणा प्लेटो के राजनीतिक दर्शन की पराकाष्ठा है। प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित करने से पहले उस समय समाज में जो न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे उनका खंडन करता है। उस समय प्लेटो के समय उस तत्कालीन समाज में न्याय के 3 सिद्धांत प्रचलित थे। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, न्याय का उग्रवादी सिद्धांत, न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत या कार्यकरण का सिद्धांत। जो न्याय का परंपरावादी सिद्धांत था उसका प्रतिपादन पोलीमार्कस और सेपालस ने किया था। सेपालस व्यापारी वर्ग की उस प्राचीन परंपरागत नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है और वह कहता है कि न्याय सत्य बोलने और अपने कर्ज को चुकाने में निहित है। इसी विचारधारा का दूसरा प्रमुख प्रतिपादित पोलेमार्कस था। उसने कहा है न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। इस प्रकार जो न्याय के परंपरावादी विचार हैं न्याय को एक कला मान बैठते हैं। उनके अनुसार न्याय एक ऐसी कला है जो भलाई तथा बुराई में कोई अंतर नहीं रखती। वह मित्रों की भलाई भी कर सकती है और शत्रुओं को नुकसान भी पहुंचा सकती है। प्लेटो ने इस परंपरावादी विचारधारा का खंडन किया है। दूसरा जो न्याय का उस समय प्रचलित सिद्धांत था वह था न्याय का उग्रवादी सिद्धांत। इस विचारधारा का प्रतिपादन थ्रेसिमेकस ने किया था। थ्रेसिमेकस ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी का विचारक था जो उस विचारधारा का प्रतिनिधि है जिसे प्लेटो ने उग्र तार्किक विचारधारा कहा है। थ्रेसिमेकस के अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को चरितार्थ करता है। उसके विचार में शक्तिशाली के हित में कार्य करना ही न्याय है। इस प्रकार थ्रेसिमेकस के इस विचार का एक उपसाध्य यह है कि अन्याय न्याय से अच्छा होता है। प्लेटो ने थ्रेसिमेकस के उग्रवादी सिद्धांत का भी खंडन किया है। वह कहता है कि जो शासन अपने हित में कार्य करता है, जो जन समुदाय के हित से भिन्न है, वह उसे स्वीकार नहीं करता। प्लेटो शासन को एक कला और शासक को एक कलाकार मानता है।
इसी प्रकार तीसरा जो प्रचलित सिद्धांत था न्याय का संविदावादी या यथार्थवादी सिद्धांत। न्याय का तीसरा जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन ग्लूकोन ने किया है और उसकी मान्यता थी कि न्याय एक रूढ़िजन्य कृत्रिम वस्तु है। वह एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था पर विचार करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छंद रूप से दूसरों पर अन्याय करता है। ग्लूकोन का मानना है कि न्याय भय का शिशु है, कमजोर की आवश्यकता है। इस प्रकार प्लेटो न्याय के संविदावादी विचार का भी खंडन करता है। प्लेटो ने इन प्रचलित सिद्धांतों का अपनी तार्किक मान्यताओं के आधार पर खंडन करके अपने न्याय का सिद्धांत प्रतिपादन किया। वह कहता है कि इन तीनों विचारकों ने, चाहे वो सेफालस हो, पोलीमार्कस हो, थ्रेसिमेकस हो या ग्लूकोन हो, इन सब ने न्याय को केवल बाह्य वस्तु माना है। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानता है और इसी आधार पर तीनों दृष्टिकोणों को अस्वीकार कर देता है। प्लेटो का मानना था कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मान्य स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। E.M. फोस्टर के शब्दों में जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है। न्याय पर चिंतन करते समय दो प्रश्न प्लेटो के समक्ष उपस्थित होते हैं। प्रथम तो यह है कि न्याय की वास्तविक प्रकृति की खोज कैसे की जाए। दूसरा, न्याय के निवास स्थान को कैसे खोजा जाए। इसके लिए प्लेटो न्याय के दो रूप मानते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। वह मानते हैं कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं। पहला वासना, दूसरा साहस और तीसरा ज्ञान। जब ये तीनों गुण उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जब हम तृष्णा, साहस और बुद्धि में समन्वय, सामंजस्य स्थापित करते हैं तभी न्याय की सृष्टि करते हैं। प्लेटो का ये मानना था कि ये जो तीन तत्व हैं, तृष्णा, साहस, बुद्धि, ये प्लेटो के दर्शन के प्रमुख आधार हैं और उसी के आधार पर राज्य के तीन तत्वों का प्रतिपादन किया और राज्य में जो तीन वर्ग हैं उनका भी प्रतिपादन किया। इस प्रकार वह मानता है कि राज्य के जो निर्माण में तीन वर्ग महत्वपूर्ण हैं, जैसे उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। ये तीनों वर्गों के कार्यों में जब उचित सामंजस्य स्थापित होता है तभी ही न्याय हमें दिखाई देता है। प्लेटो के जो न्याय का सिद्धांत है उसका आशय क्या है? प्लेटो यह मानता है कि न्याय अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। इस प्रकार वह कर्तव्यों के पालन पर जोर देता है। इस संबंध में वारकर लिखते हैं कि नागरिक की स्वधर्म की चेतना और सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही न्याय है। इस प्रकार प्लेटो के जो राजनीतिक चिंतन का प्रमुख उद्देश्य यह था कि आदर्श राज्य की रूपरेखा कैसे तैयार की जाए। इसी के लिए उसने न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हालांकि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की अनेक विशेषताएं हैं। जैसे प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में तीन गुणों का समावेश है। प्लेटो जब न्याय का नमस्कार, पिछले लेक्चर में हमने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। प्लेटो न्याय को परिभाषित करते हुए कहता है कि अपने अपने कर्तव्यों का संपादन करना,
और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। इस प्रकार बार्कर ने लिखते हैं कि प्लेटो चाहे तत्कालीन सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का खंडन कर रहा हो या समाज की तत्कालीन व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहा हो, न्याय उसके विषय का आधार है। अब हम देखते हैं कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो प्लेटो की जो न्याय के सिद्धांत में हैं हमें निम्न विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहला, तीनों गुणों का समावेश। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में तीनों जो मौलिक सद्गुण है, मानवीय प्रवृत्तियां हैं, उनका समावेश किया है। वह कहता है कि व्यक्ति में 3 नैसर्गिक गुण होते हैं: इंद्रिय तृष्णा, साहस और बुद्धि। राज्य में भी ये 3 गुण होते हैं। उनका प्रतिनिधित्व उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग अभिव्यक्त करता है। इन 3 गुणों का सुव्यवस्थित संतुलन और जीवन संचालन ही न्याय है। इसी प्रकार प्लेटो के जो न्याय के सिद्धांत की दूसरी विशेषता है वो है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है कार्यों के विशेषीकरण पर जोर देता है। प्रत्येक राज्य और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य श्रेष्ठता प्राप्ति करना है। यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब व्यक्ति और समष्टि सब लोग अपनी अपनी योग्यता के आधार पर अपने निश्चित कार्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुशलता प्राप्त करें। इस प्रकार वह कार्य विशिष्टता पर जोर देता है। तीसरा जो बिंदु है वो है सावयव एकता पर जोर। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है। वह कहता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। राज्य के प्रति ही व्यक्ति के कर्तव्य है, अधिकार नहीं। राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। प्लेटो स्पष्ट लिखता है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। इसी प्रकार जो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की विशेषता है वो है मनोवैज्ञानिक। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत मनोवैज्ञानिकता लिए हुए है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार अपने क्षेत्र में कार्य करे और ज़्यादा से ज़्यादा कुशलता अर्जित करे। इस प्रकार ये न्याय के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत दिया उसकी विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न बिंदुओं के आधार पर आलोचना की है। जैसे सेवाइन लिखते हैं कि ये सिद्धांत यानी प्लेटो का न्याय का सिद्धांत अत्यधिक स्थिर है, व्यक्तिनिष्ठ है, नैतिक है और अमनोवैज्ञानिक है, अव्यावहारिक है। इस प्रकार पोपर ने भी प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की आलोचना करते हुए उसे सर्वसत्ताधिकारवादी राज्य की ओर बताया है। यदि हम निम्न बिंदुओं के आधार पर प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। पहला कि जो न्याय है वर्तमान समय में जो न्याय की अवधारणा है वो कानूनी है, जबकि प्लेटो ने न्याय में कानूनी अवधारणा को समाहित न करके केवल नैतिक अवधारणा ही मानता है। प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत में नैतिक कारकों पर ज़्यादा जोर देता है, न कि कानूनी कारकों पर जोर देता है। इसी प्रकार वह व्यक्ति को राज्य का अधीनस्थ बना देता है।
प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से राज्य के अधीन कर देता है। इकाई के रूप में व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। ये जो सिद्धांत है वो ज़्यादा से ज़्यादा एकीकरण पर भी जोर देता है। अरस्तु जो कि प्लेटो का शिष्य था, उसने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो अत्यधिक एकीकरण पर जोर देता है। एक जेनोफोन और जोन बावले, ये प्लेटो के जो न्याय का सिद्धांत है उनका लोकतांत्रिक बिंदुओं के आधार पर इसका आलोचना करते हैं और इस जो प्लेटो के जो न्याय का सिद्धांत है इसमें अधिकारों और दंड की व्यवस्था का भी अभाव मिलता है। इस प्रकार प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। फिर भी हम कह सकते हैं कि जब यूनान का जो राज्य था वो अस्थिर थे, उस समय प्लेटो ने जो न्याय की अवधारणा प्रतिपादित की जो तत्कालीन यूनानी परिस्थितियों के लिए अत्यधिक ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी और आगे चलकर ये न्याय की अवधारणा की आधारशिला बनी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का महत्व भी है, वो आगे चलकर न्याय एक कानूनी अवधारणा बनी है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।